और मैं जब स्टेटमेंट्स को देख रहा था पूरे मुल्क के अंदर, अब जो माहौल बन रहा है वो कुछ और मांग हो रही है, उस मांग को कितना रिलेवेंट माना जाए, क्या कुछ नहीं माना जाए, एक बड़ा सवाल है। तो मैं जरा फटाफट से अपने पैनल से आपको मिलवाते चलो। मेरे साथ कांग्रेस के स्टेट स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ फॉर्मर ब्यूरोक्रेट और सिविल सोसाइटी के अहम तरीन रुकन कश्मीर सोसाइटी के ख्वाजा फारूक रिंजू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ ताहिर चौधरी साहब ऑनलाइन अभी आपके सामने आएंगे, फिलहाल फोन लाइन पर है, थोड़ी देर में हमारे साथ वो ज्वाइन करेंगे। आपका भी डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, शुरुआत जरा आपके साथ ही आज शुरू करते हैं, क्योंकि एदाद शुमार और जो स्टैटिक्स है यूनियन गवर्नमेंट की वो ये बता रही है कि 25 लोगों की मौत, पॉलिटिकल वर्कर्स या आम लोगों की मौत हुई है 1 साल के दौरान। और श्रीनगर के अंदर अब आज की किलिंग्स को मिला जाइए तो 10 किलिंग्स हुई है। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या कोऑर्डिनेशन फेलियर है, कुछ और है? क्योंकि ये भी एक पहलू, और जिस तरीके से अब सिलेक्टेड टारगेट किलिंग्स हो रही है, क्या 90 को दोहराने की कोशिश है? गौहर साहब, बहुत अफसोस, बहुत दुख, बोलने की हिम्मत नहीं है। रविंदर शर्मा साहब बैठे हुए हैं, कांग्रेस के सीनियर स्पोक्स पर्सन। रात को मैं और रविंदर शर्मा साहब एक चैनल पे थे और मेरी आवाज बंद हो रही थी, नहीं बोला जा रहा था परसों की किलिंग्स के ऊपर। मुझे समझ नहीं आता कि रोज हम शाम का सुबह का इंतजार करेंगे कि श्रीनगर में घरों के चिराग बुझे उजड़े और हम टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के, पैनल्स पे बैठ के अफसोस करें और ये डिस्कशन करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो गया है। जम्मू कश्मीर को नजर लग चुकी है और जो लोग इन चीजों के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं हालात खराब करने के, मुझे नहीं लगता कि उन लोगों का किसी मजहब के साथ तल्लुक है। वो लोग जानवर हैं और ये जानवर हमें खत्म करने पड़ेंगे, सभी को मिल के खत्म करने पड़ेंगे। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इस टाइम पे पॉलिटिक्स करने की बात नहीं है, हमें एक होना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा। और साहब, ये 89 और 90 का जो दौर दोबारा शुरू हो रहा है, टारगेट किलिंग्स हो रही है, मुझे लगता है कि इन्होंने लिस्ट बना के रखी है कि आज इन लोगों को मारा जाएगा, कल इनको, कब तक ऐसा चलेगा खून खराबा। हमें मालूम है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन सरकार को भी अब कुछ ना कुछ इसके ऊपर फैसला लेना पड़ेगा। सेंट्रल हाई कमांड को कोई ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे कि कोई मिसाल कायम की जाए कि वाकया में कि हमारी सरकार इतनी मजबूत सरकार देश की है और वो फैसला ले भी सकते हैं। प्रधानमंत्री साहब और होम मिनिस्टर साहब जिस दिन, मुझे लगता है जिस टाइम पे उन्होंने सोच लिया कि इस चीज का जवाब देना, वो जवाब भी देंगे। लेकिन ऐसी किलिंग्स, ये चीजें अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी हैं। बहुत दुख की खबरें रोज सुन रहे हैं। जब आज मैंने ये न्यूज सुनी तो मुझे उस टाइम पे मुझे लगता है कि आज मैंने 4:30 बजे लंच किया और साहब, मैंने खाना नहीं खा सका। मैं एक बहुत बदकिस्मती है हम लोगों की कि हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। और यही देखिए कि इन लोगों ने क्या बिगाड़ा हुआ है, जिन लोगों के चिराग बुझ रहे हैं। चाहे आप बिंदुल साहब की बात करो, परसों एक रेडी लगाने वाले को मार दिया गया जो घर से चला था अपने घर को पालने के लिए बिहार से। ये लोग क्या कर रहे हैं? श्रीनगर के लोगों को भी एक होना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि हमारे बीच में ये जो बेड़िए हैं ये कौन है। इन बेड़ियों को हमें ढूंढना पड़ेगा और उसको छुपाना नहीं है, सामने आके बताना है कि ये लोग बेड़िए हैं जो इस चीज में, इस ताक में बैठे हैं कि शिकार हमने करना है। इन लोगों को हमें ओपन करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, कोशिश कीजिएगा अगर आप लाइव आ पाए हमारे साथ जल्दी से। मैं शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं जी। पॉलिटिक्स को एक तरफ से छोड़ के कैसे देखेंगे आप इस इंसिडेंट को? क्योंकि आज जो मैं बात देख पा रहा हूं, सेंस कर पा रहा हूं श्रीनगर से, कियोस, डर, खौफ हर एक चेहरे पर है। और हर कोई अगर बोल भी नहीं पाता, लेकिन अंदर से उसको यह डर है कि अगर मैंने कुछ कहा तो पता नहीं क्या होगा। तो क्या हम रिवर्स गियर में जा रहे हैं? बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। पहले तो दिल दहलाने वाली घटना आज भी हुई है, परसों भी हुई है। शब्द नहीं है कि इनको इस तरह से मजम्मत की जाए और बहुत ही दुख है इन परिवारों के साथ हमारी नामुमकिन है। साथ साथ बहुत गंभीर चिंता का विषय है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव किलिंग का सिलसिला हमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार बढ़ रहा है। ये सिलसिला करीब 2 साल से शुरू हुआ। अक्टूबर, याद है कि 28 अक्टूबर 2019 का 29 अक्टूबर था, और जब 5 वर्कर्स में हमारी, उसके बाद ये सिलसिला लगातार चल रहा है।
इस साल पहले दिन ही सतपाल निश्चल की हत्या हुई जो 50 साल के बाद बदल कृष्णा ढाबा वाले हमारे थे। फिर आज देख लीजिए 25 जो है वो शहादतें हो चुकी हैं, उसमें जो मुस्लिम सब हैं और खास करके जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है कश्मीर के अंदर जो रहे, जो सेफ महसूस करते थे, जाहिर पर नहीं महसूस करते। आज वापस ले जाने की बात तो दूर रह गई, जो लोग वहां हैं वो इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कैसा महसूस करता होगा जो पीएम पैकेज में जो दूसरे मुलाजिम वहां कश्मीर वादी में गए थे, वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हर एक शहरी वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो कश्मीर का, आज मुझे लगता है उसको कि वो दिल खोल के कंडेम भी करने में डरता होगा, कई बात करने में डरता होगा, क्योंकि जिस तरह की कलेक्टिव किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, हर आदमी को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता, तो शक्ति भी नहीं डाल सकती। लेकिन दुख की बात यह है कि दावे तो बहुत किए गए थे, नई बातें कही गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर या कहीं ना कहीं गिरफ्त में सिचुएशन नहीं है। सिचुएशन इज वेरी ग्रेट। अब तो राजनीति की बात नहीं करते, लेकिन कब तक इसको देखते रहेंगे, कब तक जो है इस चीज को बर्दाश्त करते रहेंगे। तमाम कश्मीरियत को भी मैं समझता हूँ कि यह बदनाम करने की साजिश है। चंद लोग वो साजिशी जिनका अपना मंसूबा हो सकता है, मैं कश्मीर की सोसाइटी और बाकी लोगों को दोष नहीं देता, तो दहशत प्रेमी है, उनको भी गोली से हरक कर डालें, लेकिन इस माहौल से वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और खास करके सिर्फ कंडेमनेशन उसके हिसाब से मौजूदा गवर्नमेंट बढ़ नहीं सकती, क्योंकि टेरिटरी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की पूरी सिचुएशन गृह मंत्रालय के पास है, डायरेक्टली डील कर रहे हैं, फिर ये क्यों नहीं था रहा। और सवाल है जी, ठीक है जी, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। फारूक साहब, आप तो फोरफ्रंट पर रहे जब जब आप गवर्नमेंट में थे एज ए एम्प्लॉय और सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय थे, आपने 90s को डील किया, उसके बाद की सूरत हाल को देखा और आज की भी सिचुएशन आपके सामने है। ये जो कश्मीरियत का एक पौधा हमारे पास है, जिसके अंदर एक बाग है, एक बगीचा है, जिसके अंदर तरह तरह के फूल है, और अब चुन चुन कर उन फूलों को काटने की साजिशें हो रही हैं, काटे जा रहे हैं, क्या इंप्रेशन और क्या मैसेज दे रहे हैं? और ये जो वॉइस है, वन वॉइस में बात होनी चाहिए थी सोसाइटी से, वो हो नहीं पा रही है। देखिए नूर साहब, मैं आपको बताऊं, हम आज नहीं पिछले 30 साल एक अलमिया से गुजर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर को फ्लाटर किया जा रहा है, जबह किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। 1947 से ही ये सिलसिला शुरू हुआ, जब हमारा मोस्ट ट्रेजिक पार्ट था, हमारा कराकोरम, हमारा चहराए अब्राशीम और हमारे गिलगित बल्तिस्तान, वो छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया? किसी पॉलिटिशियन के पास जवाब नहीं है क्यों किया गया। हमें डिवाइड किया गया, जानबूझ के डिवाइड। ये एक पार्ट है। 1990 आपके सामने है, गवर साहब सबके सामने है। 1990 का जो एक्सोडस है, कश्मीरी पंटू का मारना, किलिंग, फिर इनको निकालना, फिर इनकी प्रॉपर्टीज पे कब्जा करना, ये फिर सारे कश्मीर को बदनाम कर, उस बेनिफिशियरी तबके को किसी ने सवाल नहीं किया। 1997 में बिल बनाई गई जिसमें इसको लीगलाइज किया गया, जो डिस्ट्रस सेल्स को लीगलाइज किया गया। तो क्या हुआ कि और अभी तक एक कमीशन नहीं कायम किया गया। ये कश्मीरी पंडित कैसे भाग गए, क्यों भाग गए? इसको कौन से मारिकात थे जिसने इनको इस सिचुएशन पे बिठा दिया? वी आर इनकम्प्लीट। कश्मीर की तहजीब का जो सोर्स है वो कश्मीरी पंडितों की तहजीब है, और उस तहजीब के बगैर हम अधूरे हैं। और इस कश्मीर के तहजीब को एक पॉलिटिशियंस ने वोट बैंक बना दिया। मेहरबानी करके आप इसको समझ लीजिए जी। हाल ही में एक बहुत बड़े लीडर ने, मैं उसको नहीं नाम लूंगा, मैं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है हम लीडर, मैं तो एक नॉन पॉलिटिकल शख्सियत हूं, तो उसने कहा कि मुसलमान बैंक है कश्मीर, और इस मुसलमान बैंक को मुसलमान वोट बैंक ही रहने दो, इसको वोट बैंक जो उसका मेरा मुस्लिम वोट बैंक है। आप देख लीजिए नतीजा। आप जो हिंदू की ये कश्मीरी पंडितों को मारा गया, बिंद्रू साहब को मारा गया। मेरी फैमिली ताल्लुकात है बिंद्रू साहब के साथ, उसकी बहन के साथ वो मेरे क्लास फेलो थी विजय बिंद्रू,
कि वो मेरे साथ लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ती, मेरी बहुत करीबी ताल्लुकात है। लेकिन मुझे ये बताएं कि कश्मीरी पंडितों को आग मारना और सेकंड एक्सोडस की तैयारी अगर कर रहे हैं, ये बिल्कुल, अगर इस वक्त कश्मीर सोसाइटी खामोश रही, अगर किसी ने बात नहीं की, अगर दोबारा उसी तरह जो मेंबर पार्लियामेंट बन गया एक लीडर जिसने अपने अखबार में, जिसको वो पैटर्नाइज कर रहा था, कश्मीरी पंडित 48 घंटे के अंदर अंदर यहां से चले जाएं, अगर दोबारा ऐसे हुआ तो कश्मीरी तमाम बदनाम हो रहे हैं। कश्मीर की मैं आऊंगा दोबारा आपके एक पास। आदमी खा रहा है। ताहिर चौधरी साहब, ताहिर चौधरी, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला जो इन्होंने छेड़ा कि देखिए माजी में जो हुआ है और जो अभी हो रहा है और मुस्तकबिल की जो पेशन गोइयां हो रही है, ये बड़ी खतरनाक है। एक फील हो जाए कि जनाब सिक्योर है, इसके लिए अब मरकजी हुकूमत क्या कुछ करेगी? क्योंकि पहले ये था कि चलिए घर वापसी होनी है जी सबकी, अब फिर हमने कहा कि हम जी एक सिलेक्टेड क्वार्टर्स बनाएंगे, वहां पर बैठेंगे, लेकिन नौकरियां देंगे। बहरहाल बाहर तो आना है ना, नौकरी करने बाहर जाना ही है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के दायरे में। अगर वहां पर भी वो सेफ नहीं है तो उस सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या कुछ हो सकता है? देखिए गौर साहब, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ी सोच प्रधानमंत्री साहब की थी। देखिए कश्मीर वैली, कश्मीरी पंडित अगर वहां पे नहीं है तो कश्मीर वैली कश्मीर पंडितों के बिना अधूरी है। मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं। और उनको वहां से भगाया गया, निकाला गया, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऐसे लोग थे उस टाइम पे जिन्होंने उस टाइम को अपनी जीत समझा, और ये कैंसर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। वो हालात आ गए कि कश्मीरी पंडित पूरे हिंदुस्तान में स्प्रेड हुए। बहुत बुरे हालात में बेचारे वहां से निकले, किन किन हालात में उन्होंने अपना गुजारा किया, कैसे आगे। ये तो माजी सबको पता है ना, लेकिन अब जो इंश्योर हो रहा था सरकार की तरफ तो हो नहीं पा रहा है ना। वहीं पे आ रहा हूँ। माजी का दोहराना इसलिए जरूरी रहता है कि बहुत सारे हमारे यंग जनरेशन है जिनको हालात का मालूम नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे सरकार की तरफ से कश्मीरी पंडितों को वापस लेके जाना, उनको सेटल करना, इन चीजों के ऊपर जब काम स्टार्ट हो गए, जॉब्स में उनको जब वहां पे उन्होंने जॉब ज्वाइन किए, बहुत सारे हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहां पे जॉब करने लगे। आज के टाइम पे बहुत ऐसा एक मौसम तैयार किया गया सरकार की तरफ से कि कश्मीरी पंडित फैमिलीज बहुत सारियों ने मन बना लिया कि ठीक है श्रीनगर में जाके दोबारा आहिस्ता आहिस्ता सेटल हुआ जाए। जब वो चीजें सामने इंटरनेशनल लोगों के सामने आ गई, उन्होंने दोबारा से टारगेट किलिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि कि इनके दिलो दिमाग में एक खौफ भरा जाए, डर भरा जाए कि अगर इन्होंने एक कदम बढ़ाया है तो 10 कदम पीछे कर लें। बिंद्रू फैमिली जिनको परसों मार दिया गया, वो परिवार जो 35 साल से श्रीनगर में रह रहा था और बड़ी रॉयल फैमिली थी, वो बड़ी एजुकेटेड फैमिली थी। अब क्या है सरकार के सामने? वही तो बड़ा सवाल है ना, क्योंकि आज देखिए एक के बाद दूसरी कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी भी खौफजदा है, आज सरदार भी खौफजदा है। सरकार कह रही है कि जब तक एश्योरिटी हमें नहीं मिलेगी जी, हम तो सोचना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। बाकी दूसरी बात है कि मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी को अब खुल के सामने आने पड़ेगा माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मैं देख रहा हूं कि कई लोगों के स्टेटमेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सरकार माहौल पैदा करने में क्या जम्मू कश्मीर में नाकाम हो रही है? बड़ा सवाल तो यह है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर हो रहा है। हमारी पुलिस फोर्स कहीं ना कहीं, जो हमारी एजेंसीज हैं, काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रही। देखो कहीं ना कहीं एरर है, हमें मानना चाहिए। देखिए जब कहीं गलती है, कोई पॉइंट है, कोई नुकसान हो रहा है, हमारे अपने लोग जा रहे हैं, तो हमें इस चीज को कबूल करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी एजेंसीज फेल हो रही हैं, और इसके लिए ऑनरेबल एलजी साहब को सेंट्रल हाई कमांड से बैठ के डिस्कस करके जो चेंजेस जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर में ला सकते हैं, स्पेशली कश्मीर में, वो लाएं ताकि इन चीजों पे कंट्रोल किया जाए। ठीक है जी। राणा साहब कह रहे हैं कि रमजी शर्मा साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। रविंद्र शर्मा जी कह रहे हैं मीटिंग्स होगी जी, एक प्लान चॉकआउट किया जाएगा उसको। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में है वो ये भी है कि अगर देश के अंदर, स्पेशली यूपी के अंदर या आसपास कहीं भी हो, कुछ भी हो, एक आदमी भी मरे, जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि किसानों का प्रोटेस्ट हुआ और कुछ लोग वहां वापस आ रहे थे, गाड़ी के नीचे चले गए, एक बड़ा ड्रामा हुआ और अभी भी वो चल रहा है। कांग्रेस सरापा एहतिजाज दिखी जी, सभी लीडर किधर जी, यूपी चलना है, दूसरी पार्टी यूपी चलना है, तीसरी पार्टी यूपी चलना है। ये कश्मीर के अंदर जब लोग मरते हैं तो क्या यहां की ओर आने की जरूरत नहीं है? उन फैमिलीज को कंट्रोल करने की, उनके साथ खड़ा रहने की आज के दिन में जरूरत नहीं है, ताकि उन्हें पता लगे कि नहीं जी हम अकेले नहीं है।
या सिर्फ ट्विटर पर बयान देने से ही सारा कुछ ठीक होगा शर्मा साहब? ये ऐसी बात नहीं है, वो भी आप देखेंगे। लेकिन इसलिए क्योंकि एक साल के दौरान कितनी बार आपकी बड़ी लीडरशिप श्रीनगर आके खड़ी हुई, जिन्होंने कहा कि देखिए हम आपके साथ है, कुछ भी हो, सरकार करे कुछ ना करे, विपक्ष आपके साथ है। विपक्ष पे तो कहा जाता है, अगर आप जाएं तो कहा जाता है ये सियासत करने आए हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी करने आए, ना जाए तो सवाल आता है कि जाते नहीं। ऐसी बात नहीं है कि राहुल गांधी भी कश्मीर आए, उन्होंने कहा, और लेकर सियासत नहीं की, जम्मू में भी आए। अब भी आप देख लेंगे, आज का तो वाकया है, अभी परसों दूसरा वाकया हुआ, शायद उसके लिए कोई तैयारी भी थी, जरूरी नहीं कि वही जाए। हालात की सेंसिटिविटी में जब आनंद फानंद में यूपी जाया जा सकता है, जहां पर आपके जाने पर पाबंदी है, तो कश्मीर आने में आपको कुछ किसने रोका था? आपकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक नेशनल पार्टी को, और पार्टियां वो भी आती, लेकिन सिर्फ ट्विटर पर बयान देना, क्या इससे आप एक समझते कि चलिए हमारा फर्ज पूरा हो गया? देखिए, बात यह है कि यूपी के अंदर उस किस्म की सिक्योरिटी सिचुएशन सेंसिटिविटी उस तरह की नहीं है। हालांकि वो कुछ ले गए, और वहां तो आप जा सकते हैं, पूरे आम धक्के लगेंगे, पुलिस धक्का लगाएगी, पुलिस मार सकती है, लेकिन आतंकवाद इस तरह से नहीं है कि आप बगैर बताए, बगैर तैयारी के कोई बड़ा लीडर को चला जाए। अम्बाला में भी हुआ है, लेकिन जहां भी जाएंगे कोई ना कोई जरूर आप देख लेंगे। लेकिन बात यह है कि क्या हमारे जाने से ये सिलसिला रुक जाएगा? रोकना तो आज जो सरकार बैठी है उसका काम है। जब ये विपक्ष में कहते थे, ये कहते थे फौज के, सरकार के, सिक्योरिटी फोर्स के हाथ बंधे, अगर हम होंगे तो हम देखेंगे कैसे आतंकवाद यहाँ दिखता है, पनपता है, और सारा देश देखेगा, और ये देश को बताते थे। आज हम बड़े गमज़दा में हैं, लेकिन ये जरूर पूछना चाहेंगे कि 7 साल तो यहाँ पे पहले आपकी बिल्ली सरकार थी, 3.5 साल से गवर्नर रूल है, सेंटर का रूल है, और 2 साल से तो यूटी है, होम मिनिस्ट्री देख रही है, और फिर सिलेक्टिव किलिंग 2 साल में सबसे ज्यादा हुई है। और क्या आपकी कहीं बयानबाजी, जो आप भारतीय जनता पार्टी के नेता या केंद्र सरकार जिस तरह की बयानबाजी करती है, क्या इससे इश्तिहार तो नहीं होता? इससे जो लोग कभी जिंदा रहे थे, नहीं मरे थे 30 साल में, वो तो नहीं टारगेट हो रहे। ठीक है, इशारा तो ये नजर आता है। हमने भी 3000 लोगों को, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को पीएम पैकेज में वहां भेजा, ट्रांजिट अकोमोडेशन और कॉलोनीज भी बनाई, लेकिन इसका बहुत बड़ा ढंढोरा जो है वो पीट के वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का प्रयास नहीं किया। राइट, ठीक है जी, मैं आऊंगा दोबारा आपको। फारूक साहब, जो आप कह रहे थे ना कि कश्मीर को शायद वोट बैंक पॉलिटिक्स और सियासत के लिए देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं शर्मा साहब भी दबे अल्फाज में वही बात बता रहे थे। हम जब भेज रहे थे जनाब, कोई ठीक था, लोग जा रहे थे, लेकिन जब आप ज्यादा इसको हाइप देंगे तो सिचुएशन इस तरीके की हो सकती है। लेकिन आज के दिन जब मैं आपसे बात करूं, तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मेरे सामने आ रहे हैं जिन्होंने कैटेगोरिकली इस पूरे इंसिडेंट को, जो पिछले 3 दिन के दौरान हुए हैं, इनको रिजेक्ट किया और कहा कि जनाब ये जो भी लोग हैं ये कश्मीर काज के खिलाफ, यानी कश्मीरियत के खिलाफ वाले लोग हैं। लेकिन आपकी बात को जरा मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं, अब इसको कैसे हैंडल किया जाए? क्या दवा है हमारे हाथ में? ये माइनॉरिटी, कम से कम ये जो मौलिक छोटी सी माइनॉरिटी बची है, इसे लगे कि भैया हम सेफ हैं, सेफ हैंड्स में है, तो बड़े भाई की हैसियत से कितनी जिम्मेदारी मुस्लिम सोसाइटी पर है, स्पेशली श्रीनगर के अंदर? देखिए गौर साहब, टाइम आ गया है और सच्चाई कहने की जरूरत है। जो यहाँ पे 90 के बाद एक रेडिकल आइडियोलॉजी जन्म ले चुकी है, उस रेडिकल आइडियोलॉजी ने बाज़ाब्ता ये हरास करके रखा है। रेडिकल आइडियोलॉजी फ्रॉम ऑल साइड, रेडिकल आइडियोलॉजी मुसलमानों में हो या रेडिकल आइडियोलॉजी हिंदू में हो जी, ये रेडिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल गलत है। मेरे ख्याल में अगर गांधी जी के हाथ में 1947 में पावर आया होता, उसने सारे इंडिया को सूफी रिपब्लिक करार दिया होता। बिकॉज जो कश्मीर की है, तो हम 700 साल मुसलमान और कश्मीरी पंडित एक साथ रहे हैं, 700 ईयर, और 700 ईयर्स जो यहाँ की रिलीजियस आइडियोलॉजी थी, वो एक डिफरेंट सूफी हनफी आइडियोलॉजी चल रही थी। और ये जो अचानक ऐसे 72 एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम आइडियोलॉजीज आ गई, या हिंदू में वो अभी कुछ ऐसी एक्सट्रीमिस्ट लोग आने लगे जो नफरती बातें करने लगे। मेरे ख्याल में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अगर इस ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हैं, सिर्फ वो मोहब्बत की आइडियोलॉजी पे जोर दे। मेरे ख्याल में जो आपका वक्फ बोर्ड है
जो आपकी एजुकेशन सिस्टम है इसको आर्मी, पुलिस एंड सिविल इंतजामिया मिलजुल कर संभाले। जब ये मिलजुल कर संभालेंगे, क्योंकि इंतजामिया में भी पिछले 70 साल में वो रेडिकल आइडियोलॉजी पेनिट्रेट कर चुकी है, जो नहीं चाहती है कि यहाँ पे मोहब्बत की आइडियोलॉजी दोबारा जन्म ले ले। तो मेरे ख्याल में वोट बैंक वालों का काम ये है कि मुझे अगर रेडिकल आइडियोलॉजी वाला ही वोट देता है दे दो, मैं उसको गले से लगाता हूं, लेकिन पहले वो फिल्टर करें, पहले वो जहनों को फिल्टर करें कि इसके जहन किस आइडियोलॉजी की तरफ जा रहा है। अगर आपका जहन तालिबानी आइडियोलॉजी जा रहा है तो आपको थोड़ा सा रोकें कि भाई कश्मीर का मिजाज उससे मोटा नहीं है। चलिए, मैं जरा एक लास्ट कमेंट ले लूं आपके पास। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे सामने एक सीनियर लीडर का ट्वीट है और उनका मानना है कि देखिए ये जो कुछ भी हो रहा है ये तो एक बीजेपी के लिए दूध देने वाली गाय है जम्मू कश्मीर, इसलिए ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आया, आपका फटाफट से इस पर रिएक्शन। देखिए गौहर साहब, इस टाइम पे महबूबा मुफ्ती का इस तरह का ट्वीट आना बहुत एक छोटी सोच है। एक पार्टी की प्रेसिडेंट हैं, वो बीजेपी की जम्मू कश्मीर की फॉर्मर सीएम रही हैं और उनके सोच से उनकी आगे की सोच की बात जाहिर होती है। बहुत दुख हो रहा है उनके इस ट्वीट को देखते हुए। जहां तक जम्मू कश्मीर के हालात की जब बात आती है तो पूरा देश दुखी होता है। जम्मू कश्मीर में जब किसी को शहीद किया जाता है तो देश की 135 करोड़ जो देश की जनता है वो दुखी होती है। आप खुद ही आज गौर साहब, मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से देख रहा हूँ कि आप भी जैसे प्रोग्राम में डेली रूटीन में हमारे साथ बात करते हैं, आज आपका भी लहजा वैसा नहीं है, आप भी अंदर से भी दुखी हैं, वो आपका फेस दिखा रहा है। और वो सेम कंडीशन मेरी भी है, रविंदर शर्मा साहब की भी है और हमारे जो बहुत सीनियर एक ब्यूरोक्रेट जम्मू के फॉर्मर बैठे हुए हैं उनके चेहरे पे भी चीज नजर आ रही है। इस टाइम पे इस तरह की घटिया सोच नहीं हमें दिखानी चाहिए। इस टाइम पे चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, पॉलिटिक्स को साइड पे रखें, हमें आगे का सोचना है और कैसे अपने लोगों को बचाना है। इन हालात में हमें उस कदम की तरफ बढ़ना है और हमें सेंट्रल हाई कमांड के पास भी अगर एक साथ जाना पड़े तो हम उनके साथ कदम से कदम मिला के साथ चलने के लिए तैयार हैं। इस टाइम पे ये घटिया राजनीति छोड़ देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका, शर्मा साहब आपका भी, उनका फारूक साहब आपका भी और ताज चौधरी साहब आपका भी। चूंकि मामला मेरे यहाँ वाइंड अप करना पड़ेगा, वक्त की कमी है मेरे को, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक, क्योंकि अगर इस सवाल का जवाब हमने आज नहीं ढूंढा तो आने वाले दिनों के लिए हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मेरा हस्बैंड कश्मीर वाले मारे, पुत्र मेरा मार छड़िया। आज 10 दिन तो हर दिन 2 या 3 हिंदू तो मारी उड़ दिन टारगेट करिए। इतना जज्बा, इतना दिल बड़ा बढ़ते हैं जी आगे, फटाफट से जरा बात करते हैं कि जम्मू की सूरत हाल क्या कुछ थी और जम्मू के अंदर आज क्या कुछ हुआ है। क्योंकि जब मास्टर जी की मौत यहां श्रीनगर के अंदर हुई तो जम्मू के अंदर भी उनके घर में मातम था। जरा तस्वीरें देखिएगा। कल्ले सेट लगता है इंदिरा नगर, ये वाइफ कने रहंदा है इत्थे, फैमिली विद फैमिली रहंदी। वाइफ इत्थे छोड़ी है लास्ट वीक कि थोड़ी कोल्ड बदने पे, बेटी भी कल्ला ही गया गड्डी लिए। पहले 2 दिन पहले 3 बंदे मारे, फिर आज 2 और हो गए। हाँ, उससे दिन राती ने फोन किया, वो डॉक्टर बिंद्रू की केमिस्ट्री की नजर हो गई, फोन गोल पे कोई चाट आला अग सेफ है। 4 बंदे देख रहे थे कश्मीर ची, मेरा हस्बैंड कश्मीर वाले मारे, उन्हें पुत्र मेरा मार छड़िया। की करिए, सन तो रोना भी भुल गए। घर बजे मिनट बाद प्राप्तियां साडियां सांभ लियां, हुण सानू मारना शुरू हो गए। की करना, इन्हां नूं अग लानी है सब प्राप्ति ते कश्मीर साडा 6 पुत्र चली गए, असां की करना कुछ। मैं था ही उसकी बड़ी, हमारा सारा परिवार इस जगह रहता था। माइग्रेशन है,
दीपक जी की शादी हुई थी? हाँ शादी हुई है, और बहू हमारी मैके में है, बच्ची है 2 साल की उसकी। क्या उनको जानकारी है इस बारे में? नहीं, हमें क्या कोई जानकारी नहीं।